सुनो, अभी एक शब्द ही लिखा था, सारी गड़बड़ हो गई। एम्प्लॉयमेंट का मतलब, तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब जर्नली हम लोग क्या समझते हैं कि जो जीवित लोग हैं, हम जीवित इंसान हैं, उनका रोजगार होता होगा। ये एम्प्लॉयमेंट का मतलब कहीं पर, मुझे नहीं पता कहां पर। मैं क्या पढ़ा रहा हूं, इकोनॉमिक, और इकोनॉमिक में एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब वो चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो कैपिटल हो, चाहे वो लैंड हो, और चाहे वो रॉ मटेरियल हो, जिस भी रिसोर्स का मैं यूज करूंगा, कहा जाएगा वो रिसोर्स एम्प्लॉयड है। ठीक है बेटा। अब फॉर एग्जांपल, एक माइक्रो लेवल पे एग्जांपल दे रहा हूं। मैं एक हलवाई हूं, मेरे पास भैया भिगोने हैं, कढ़ाई है, तेल है, मैदा है, आलू है, और 5 लेबर हैं। अब 2 लेबर को मैं रेस्ट दे रहा हूं और 2 लेबर से मैं समोसे बनवा रहा हूं। तो क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट हो रहा है मेरे यहां? नहीं हो रहा। मेरे यहां क्या हो रहा है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। रिसोर्स यूज का हो रहे हैं पूरे, 2 रिसोर्स आराम कर रहे हैं, 2 रिसोर्स यूज हो रहे हैं। या मैं आधे आलू का यूज करके प्रोडक्शन कर रहा हूं, तो क्या ये फुल एम्प्लॉयमेंट है? नहीं, ये भी अंडर एम्प्लॉयमेंट है। क्यों? रिसोर्स पूरे यूज नहीं हो रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट का मतलब इंसानों का रोजगार तक सीमित नहीं है बेटा। एम्प्लॉयमेंट का मतलब है यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स हो। ठीक है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स हो और चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स हो। क्लियर? ऐसे ही एक शब्द है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जर्नली हम लोग क्या समझते हैं कि भैया इंसानों का बेरोजगार होना। तो इंसानों का बेरोजगार होना तो इसमें शामिल है ही। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। भाई जितने भी रिसोर्स मेरे यूटिलाइजेशन में नहीं आ रहे हैं, वो अनएम्प्लॉयड रिसोर्स हैं। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या हुआ? नॉट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, या सारा नहीं, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स। दैट इज, जो रिसोर्स यूज में ना आए वो अनएम्प्लॉयड है। क्या है वो? अनएम्प्लॉयड है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्स की बात हो और चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स की बात हो। अब ह्यूमन अनएम्प्लॉयमेंट भी इसमें आता है और फिजिकल थिंग का अनयूटिलाइजेशन भी इसमें आता है। ठीक है। अब अनएम्प्लॉयमेंट बेटा फर्दर 2 तरीके का होता है। क्लियर है? कौन कौन से 2 तरीके? एक वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर, भारत देश में यह कमरा एक इकोनॉमी है, ये रूम, इस रूम में एट प्रेजेंट अभी 25 जने हैं। इन 25 जनों में से ये जो आगे के 4 लोग हैं, ये अभी 12th पास हैं। मतलब अभी तो वैसे 12th कर रहे हैं, पर मैं कहता हूं 12th पास हैं। एट 12th पास लोगों के लिए जो इस इकोनॉमी में वेज रेट है, वो है 10,000 रुपए महीना। कितना? अब ये 4 लोग ये कहते हैं भैया कोई हमें 10-12 लाख रुपए महीना देगा तो हम काम कर लेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है। अब आपके हिसाब से 12वीं जो पास भी नहीं हुआ, उसे 10 लाख रुपए महीने का रोजगार मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। तो ये अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं, या ये इकोनॉमी में कमी है रोजगार की, इस वजह से ये बेरोजगार है? अपनी इच्छा से बेरोजगार हैं। ऐसे लोग कहलाते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड पीपल। ठीक है बेटा। जो लोग अपनी मर्जी से, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है, भाभी जी घर पर है सीरियल का, विभूति नारायण मिश्रा, है ना भाई? वो इसका क्या बना? सबसे बड़ा एग्जांपल बना। रोजगार मिलता है, छोड़ के भग जाता है पड़ोसन के लिए। तो भैया क्या कहोगे उसे? वो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है, वॉलंटरी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड है। जो लोग अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हैं, वो आते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में। किस में आते हैं वो लोग? वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में। अब बात करता हूं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड की। अब इस इकोनॉमी में जो लोग 12वीं कर रहे हैं या 12वीं पास हैं, उनको 10,000 रुपए महीने का वेज रेट है तय।
तो ये जो पीछे की लाइन के 6 लोग हैं, ये लोग बेचारे 10,000 रुपए महीना पे नौकरी करने को तैयार हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं, पर इन्हें कोई काम दे नहीं रहा है इस रेट पर भी। अब ये अपनी मर्जी से बेरोजगार है या इकोनॉमी में सिचुएशन ऐसी है कि ये लोग बेरोजगार हैं? तो ये काम करना चाहते हैं पर काम मिल नहीं रहा है, तो ऐसे लोग कहलाते हैं बेटा इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। क्या कहलाते हैं ऐसे लोग? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड। तो जो पर्सन गिवन वेज रेट पर काम करने को तैयार हैं, पर काम नहीं मिल रहा है, वो लोग क्या कहलाते हैं बेटा? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। वो लोग क्या कहलाते हैं? इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं। इसमें कोई डाउट है? देखो सच बात तो है, आया तो 1 मार्कर क्वेश्चन आएगा इससे लिंक्ड कुछ भी। वैसे तो ये क्वेश्चन एग्जाम में कहीं फिट ही नहीं बैठता, 3 नंबर के लिए है नहीं, 1 मार्कर बन सकता है, 6 नंबर के लिए है नहीं। ठीक है बेटा, अगर आया तो 1 मार्कर क्वेश्चन के रूप में आ सकता है और कुछ नहीं। अब नमस्ते, फटाफट से बैठो। अब अगर मैं बोलता हूं जीरो अनएम्प्लॉयमेंट, तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? मतलब मैं कहता हूं मेरे देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, मेरे देश में जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है। क्या मतलब है इसका? तो इसका मतलब है सारे पर्सन्स को काम मिला हुआ है। कोई डाउट इसमें? या सारे पर्सन काम कर रहे हैं? कोई डाउट इसमें बेटा? श्योर? ये गलत हो जाएगा। जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि जितने लोग हैं इकोनॉमी में वो सब रोजगार है उनके पास। अबे भैया ये जो आगे के 4 लोग थे ये काम करना ही नहीं चाहते तो मैंने पीट के काम करा दूंगा। तो जीरो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जीरो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब जो लोग काम करना चाहते हैं उन्हें काम मिला हुआ है। सही है? दैट इज, इसका मतलब है जो पर्सन काम करना चाहते हैं उनके पास काम है। भैया इनवॉलंटरी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड लोग तो बोझ होते हैं, उनके पास काम है। ठीक है, पढ़े हुए 12वीं पास है, नौकरी चाहिए 10 लाख रुपए महीना, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इनडायरेक्टली वो खुद ही कहना चाहते हैं हमसे काम मत करवाओ। तो उन्हें काउंट ही क्यों कर रहे हो अनएम्प्लॉयमेंट में? अगर रोजगार होता तो क्या वो काम करने को तैयार थे? नहीं, तो उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में शामिल ही क्यों कर रहे हो? ठीक है, तो जब हम बात करें कि हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, तो अगर हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर है, तो दैट इज, उसका मतलब क्या है? देयर इज नो इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्योंकि जो लोग अपनी इच्छा से अनएम्प्लॉयड है उनको तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता ना, उन्हें काम दे भी रहा हूं, करना ही नहीं चाहेंगे तो मैं उन्हें कहां से रोजगार में रख लूंगा? तो जब भी मैं आपसे बोलूंगा या कोई देश कहे कि हमारे यहां पर जीरो अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग काम करने की इच्छा रखते हैं गिवन मार्केट वेज रेट पर, उन सभी लोगों को काम मिल रहा है। ठीक है, और कोई देश ऐसा हो ही नहीं सकता अदरवाइज जहां पे जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो। क्यों? 5 साल के बच्चे से काम करा लोगे? 70 साल के बुजुर्ग से काम करा लोगे? फिर क्लियर है बेटा? श्योर? लिखो पहले इसे। अब हम क्लासिकल थ्योरी की बात कर रहे हैं। एक बार मैं दोबारा डिफरेंस लिख रहा हूं केन्स में और क्लासिकल थ्योरी में। एक बार मैं दोबारा डिफरेंस लिख रहा हूं।
हाँ, और 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा आज जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें से मस्ट। देखो केन्स क्या कहता था, इकोनॉमी कभी फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम पर नहीं होती। ठीक है, दैट इज केन्स के अनुसार इकोनॉमी हमेशा अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम पर होती है। तभी तो केन्स के अनुसार हम जब चाहे डिमांड बढ़ा देते थे और डिमांड घटा देते थे, है ना। केन्स के अनुसार हम क्या कर रहे थे, डिमांड के हिसाब से सप्लाई बढ़ा रहे थे, घटा रहे थे, सॉरी उल्टा बोल गया। केन्स के अनुसार हम क्या करते थे, जब चाहे सप्लाई बढ़ा देते थे। सप्लाई बढ़ाना मतलब प्रोडक्शन बढ़ा देते थे। क्यों बढ़ा देते थे प्रोडक्शन, क्योंकि हम पे रिसोर्स अवेलेबल है जिनका यूज नहीं हुआ है। ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम पर होती है। जबकि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम पर होती है। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर इक्विलिब्रियम पर होती है। दैट इज इकोनॉमी हमेशा अपने सारे रिसोर्स को यूज करके प्रोडक्शन करती है। ठीक है, हमेशा अपने सारे रिसोर्स को यूज करके प्रोडक्शन करती है। केन्स क्या कहता था, डिमांड अपने हिसाब से सप्लाई को एडजस्ट करती है। दैट इज डिमांड के हिसाब से, कौन सी डिमांड की बात हो रही है यहां पर, एग्रीगेट डिमांड की बात हो रही है, एग्रीगेट सप्लाई की बात हो रही है। दैट इज, हाँ ठीक है, एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई नहीं पढ़ना, एग्रीगेट डिमांड के हिसाब से एग्रीगेट सप्लाई बदलती रहती है। बदलती रहती है, यानी कि डिमांड बढ़ेगी सप्लाई बढ़ा जाएगी, डिमांड कम होगी सप्लाई कम हो जाएगी, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट में है नहीं, रिसोर्स हैं। डिमांड बढ़ गई प्रोडक्शन बढ़ा दो। लेकिन क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से एग्रीगेट डिमांड को एडजस्ट होना पड़ता है। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई के हिसाब से डिमांड को एडजस्ट होना पड़ता है। दैट इज एग्रीगेट सप्लाई फिक्स है। ठीक है, अब अगर एग्रीगेट सप्लाई से एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है तो डिमांड को कम कर देंगे, डिमांड गिर जाएगी। सप्लाई में कोई चेंज नहीं आएगा, वहां पर किसमें चेंज नहीं आएगा, सप्लाई में। किसमें चेंज आएगा, डिमांड में। यहां पर किसमें चेंज नहीं आएगा, सप्लाई में चेंज नहीं आएगा, सॉरी यहां पर एग्रीगेट डिमांड में चेंज नहीं आएगा, एग्रीगेट सप्लाई में चेंज आएगा। यहां एग्रीगेट सप्लाई में चेंज नहीं आएगा, डिमांड में चेंज आएगा। और एग्रीगेट सप्लाई अगर ज्यादा है एग्रीगेट डिमांड से तो डिमांड बढ़ जाएगी। अभी तो शुरुआत ही नहीं करी, एक बार ये क्वेश्चन आ गया था 3 नंबर में,
तो 95% लोग बच्चों ने छोड़ा था, पता ही नहीं था केन्स क्या है और क्लासिकल क्या है, क्योंकि बस ये पता था एग्रीगेट डिमांड पढ़ा है हमने, तो आ गया था ना, तो पता ही नहीं था लोगों को। अब आ रहा हूं मेन टॉपिक पे आज के, जो 6 नंबर का मैं एक्सपेक्ट करता हूं, मेरे हिसाब से 99% चांस है वो एग्जाम में आएगा 6 नंबर में। और आप लोग ये पहले भी देख चुके हैं, जो मैं बताता हूं इंपॉर्टेंट और आने के चांस हैं जिसके ज्यादा, वो आता ही है। सिंगल साहब आता है ना वो, तो इसके भी 99% चांस है बोर्ड एग्जाम में जो मैं आपको कराने जाऊंगा। और एक्सपेक्टेशन भी कितने मार्क्स की है? 6 मार्क्स की। इनमें से तो 1 मार्कर कुछ पूछेगा तो पूछेगा, पर ये पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप मुझसे कहेंगे कि ऐसे क्यों, ये क्यों बढ़ा रहे हो, प्रोडक्शन बढ़ा दो, ये क्यों कम कर रहे हो, प्रोडक्शन कम कर दो। अरे भैया प्रोडक्शन में चेंज नहीं कर सकता क्लासिकल में। अब डिमांड ज्यादा है तो कोई भी देश क्या कोशिश करता है कायदे में, डिमांड ज्यादा है तो प्रोडक्शन बढ़ाने की, है ना। पर यह है क्लासिकल थ्योरी, पुराने जमाने की थ्योरी। तो यहां पर भैया जो बना दिया उतना ही माल है बस। अब डिमांड ज्यादा है तो उसे गिराने की कोशिश करेंगे, डिमांड कम है तो उसे बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अच्छा, अगर डिमांड ज्यादा है तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगा बेटा? ये ही तो रिप्रेजेंट करता है इन्फ्लेशन को। महंगाई कब बढ़ती है? जब 10 पेन हो खरीदने वाले 20 आ जाए, मैं फौरन पेन महंगा कर दूंगा, 10 तो खरीद ही लेंगे। 10 पेन है खरीदने वाले 2 ही आ रहे हैं, तो मैं दुकान के बाद डिस्काउंट का बोर्ड लगा दूंगा, सस्ता कर दूंगा। तो जब सप्लाई ज्यादा है डिमांड कम है तो डिफ्लेशन कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं इसी को? डिफ्लेशन। लिखो यहां तक पहले। क्या? ये एजम्पशन नहीं है, ये इस थ्योरी के अंदर होता है। क्लास यहां एजम्पशन की तरह ट्रीट कर ले। चल, केन्स हमने पहले भी मैंने बताया था ना, केन्स और क्लासिकल का डिफरेंस। अब बनाऊंगा ग्राफ। हाँ बेटा, उसी चीज का मैंने पिछली जो थ्योरी पढ़ाई थी ना क्लास तक, वो केन्स थी, तो मैंने एक बार बता दिया कि आज हम क्लासिकल पढ़ेंगे। तो केन्स में हमने ये सोचा था और क्लासिकल में हम इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे, ये मैंने बता दिया, ठीक है। और ये है शायद कल का पानी, भाई देख वो रखे ही नहीं गया। अभी इस पे आ जाएंगे तेरे कान, अगर बोलेगा तो। बेटा मैं बढ़ू आगे अब। अबे वीडियो पे भी तो आ जाएगी फोटो, वहां से निकाल लेना, स्क्रीनशॉट से निकल जाती है। पूरा बोर्ड चाहिए मुझे। हाँ, परसों क्या है क्या परसों? पतंग उड़ेगी ये कह रहा है 15 अगस्त है, ये नहीं कह सकता। स्वतंत्र दिवस नहीं है भाई, स्वतंत्रता दिवस है। तुम में से आधों को तो 26 जनवरी 15 अगस्त का डिफरेंस भी नहीं मालूम होता। ये स्वतंत्रता क्या 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 लॉन्च हुआ था? अच्छा एक सेकंड, 26 जनवरी आगे, 26 जनवरी 1900 अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते ना जान के क्या करना है? स्कूटी क्यों चलाता है? तभी तो चलाता नहीं मानता। 1950। चलो भाई,
अब सुनो, अब जो मैं बताने जा रहा हूं वो टॉपिक मेन टॉपिक है जो 6 मार्क्स के लिए 99% एक्सपेक्टेड है इन बोर्ड एग्जाम। ठीक है, और टॉपिक है एक्सेस डिमांड, डेफिसिट डिमांड, या बस इन्फ्लेशन डिफ्लेशन। अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का मैंने सिनोनियम क्या बताया था? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। क्या ये बात मैं पढ़ा चुका हूं ना? हाँ भाई, ये बात बता चुका हूं कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर आर सिनोनियम्स टू ईच अदर। मतलब जो एक इकोनॉमी जितना पैसा खर्च करना चाहती है वही तो इस इकोनॉमी की एग्रीगेट डिमांड है ना। अगर एक इकोनॉमी 50,000 करोड़ खर्च करने को तैयार है तो यानी उस देश में टोटल डिमांड कितने की है? 50,000 करोड़। बता चुका हूं, ठीक है। अब सुनो मेरी एक बात ध्यान से। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये एग्रीगेट डिमांड कर्व और एग्रीगेट सप्लाई कर्व का किस पे जाता है? 45 डिग्री पे, है ना। और इसके बाद मैं इसे ले रहा हूं डॉटेड। डॉटेड क्यों ले रहा हूं? क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर इक्विलिब्रियम पर होती है, यानी कि जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव हुआ हमारे सारे रिसोर्स यूज हो गए, क्या इसके बाद में अब प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं? नहीं। क्या मैं इसके बाद प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूं? भाई तू थोड़ा सीधा होके बैठ ले। अच्छा, इट्स मी। अब जरा शांति से ध्यान दे लो बस। तो इसके आगे प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। अब अच्छा, जब हम ये टॉपिक पढ़ते हैं तो हमें कुछ एजम्पशन फॉलो करनी है। क्या? पहली, इकोनॉमी हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट पर होती है, बता दिया, ऑपरेट करती है। दूसरी, इकोनॉमी एक क्लोज इकोनॉमी है। क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी जो ना किसी देश में एक्सपोर्ट करे ना किसी देश से इंपोर्ट करे। दैट इज, जिस इकोनॉमी के अदर कंट्री के साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं होते वो क्लोज इकोनॉमी है। तो यानी कि ना तो हम बाहर माल बेच सकते हैं ना माल से माल खरीद सकते हैं। ये हमारी एजम्पशन है। अब हमारी किताबें इतनी महान होती हैं, एजम्पशन में लिखवाती हैं इकोनॉमी इज क्लोज इकोनॉमी, और रीजन में लिखवा देती हैं कि भैया विदेशी गुड्स की एक्सपोर्ट, विदेशी गुड्स की इंपोर्ट। पता नहीं कौन से राइटर्स होते हैं ये, और चलते हैं बहुत अच्छे लेवल पे चलते हैं। आधे से ज्यादा 90% 80% स्कूलों में किताबें भी चलती हैं। ठीक है, एक तरफ एजम्पशन में क्या लिखवा रहे हैं बेटा? इकोनॉमी इज क्लोज, और रीजन जब दिखवाते हैं इनके तो उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी रीजन में लिख देते हैं। तो बेवकूफी हुई है। तो फिर ठीक है, अब बेटा थोड़ी सी ये चीजें सेंसफुल हैं। अब ये देखना भी आप क्यों सेंसफुल है, आपको समझ में आएगा। गवर्नमेंट या आरबीआई बार बार इंटरेस्ट रेट क्यों अप डाउन करती है? ठीक है, भारत सरकार खर्चा क्यों बढ़ाना चाहती है? ये चीजें आपको सब समझ में आएंगी इसमें भी। अब तो अभी टॉपिक का नाम डायग्राम के खत्म होते होते अपना बाहर निकल कर आएगा। ठीक है बेटा, तो एट प्रेजेंट हम यहां पर ऑपरेट कर रहे हैं। मैं तीनों के घर पे फोन कर दूंगा आज। सुनाई दे रहा है? प्रोडक्शन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल नहीं होगे शायद। तो यहां पर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या इससे ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं? नहीं। अब क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है? भैया प्रोडक्शन ना बढ़ाया जाएगा ना घटाया जाएगा, और देश को अपनी डिमांड इस प्रोडक्शन के हिसाब से एडजस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एट प्रेजेंट
जो डिमांड है ना वो इस लेवल पर है, लोग इतने गुड्स की डिमांड कर रहे हैं और हम केवल इतने गुड्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहले तो आप ये बताओ, क्या ये डिमांड आप पूरी कर सकते हो? क्यों? इंपोर्ट कर ले माल? कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि क्लोज इकोनॉमी है। तो प्रोडक्शन बढ़ा लो। क्यों नहीं बढ़ा सकते? क्योंकि हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पर ऑपरेट कर रहे हैं, यानी अब हमारे पास कोई रिसोर्स बचा ही नहीं है जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सकें। तो क्या ये डिमांड पूरी की जा सकती है? तो इस डिमांड को हम कहते हैं एक्सेस डिमांड। हाँ जी, ये टॉपिक पढ़ रहे थे हम, एक्सेस डिमांड। ठीक है, इस डिमांड को क्या कहते हैं? एक्सेस डिमांड। तो हम कह सकते हैं एक्सेस डिमांड का मतलब क्या है? डिमांड when demand for quantity in the economy is more than goods produced at full employment level, then it is known as excess demand। कह सकते हैं ना, बाकी नोट्स में तो अच्छी अंग्रेजी लिखवाई देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब डिमांड ज्यादा है मतलब लोग खर्च ज्यादा करना चाहते हैं, है ना, और जबकि सप्लाई कम है और लोग खर्च ज्यादा करना चाहते हैं, तो होगा क्या? जब पेन है 10 और लोग खरीदना चाहते हैं 20 पेन, तो क्या होगा बेटा? तो लोगों का खर्चा बढ़ेगा, प्राइस लेवल बढ़ेगा, तो जिसकी वजह से नया एग्रीगेट डिमांड कर्व यहां से जाता है बेटा। और इस गैप को हम कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। क्या बोलते हैं इसे? इन्फ्लेशनरी गैप। और महंगाई बढ़ती है, यही कारण है हिंदुस्तान जैसे देशों में हर साल महंगाई बढ़ती है। रीजन, हमारी जीडीपी बढ़ती है 6%, आबादी बढ़ती है 10%। तो पिछले साल के मुकाबले इस साल गुड्स और शॉर्ट हो गई डिमांड के कंपैरिजन में बेटा, है ना। पिछले साल लेट से 100 पेन बनाए, डिमांड थी 120 पेनों की। इस साल हुआ क्या? 6 पेन सरकार ने एक्स्ट्रा बढ़ा दिए, पर भैया आबादी और बढ़ गई, अब डिमांड हो गई 130। तो पहले डेफिशिएंसी 20 पेन की थी, अब उल्टा 24 पेन की डेफिशिएंसी हो गई। तो अब ऐसे में क्या होगा? चीज सस्ती होगी और महंगी होगी। और यही कारण है हमारे हिंदुस्तान जैसे देशों में, जर्नली डेवलपिंग नेशन में क्या होता है? महंगाई हर साल बढ़ती है, कोई सरकार कंट्रोल नहीं कर सकती जब तक आबादी नहीं कंट्रोल होगी बेटा। अब जमीन क्यों महंगी होती है हर साल, आप बताओ? क्या जमीन की सप्लाई बढ़ती है? कम होती जा रही है ना, और उसकी डिमांड और ज्यादा। और यही कारण है जमीन का इन्फ्लेशन बाकी और चीजों से कहीं ज्यादा है। और चीजों का रेट 10% बढ़ता है, जमीन का 50% बढ़ता है। अब रीजन, और चीजों की तो सप्लाई बढ़ती है थोड़ी सी, जमीन की तो सप्लाई है ही नहीं और एक्स्ट्रा। ठीक है बेटा, इन्फ्लेशन क्लियर है क्यों आता है? इस गैप को कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। अब ये सिचुएशन क्यों अराइज हो सकती है? पहला रीजन ही दे दिया मैंने, पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा रीजन दे दिया, भाई डेवलपमेंट वर्क बढ़ रहा है देश में, इसलिए डिमांड बढ़ सकती है। तीसरा रीजन दे दिया, लोग अपना लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहते हैं। मैं चौथा रीजन बुक में दे रखा है, एक्सपोर्ट बढ़ रही है। भाई मैं एक्सपोर्ट का रीजन दूंगा ही नहीं, मैं नहीं दूंगा, चाहे बुक में लिखा हो, क्यों नहीं दूंगा मैंने क्या बोला? क्या assumption मानते हैं हम? तो क्लोज इकोनॉमी में मैं फालतू का रीजन कैसे दे दूं? आपकी सो कॉल्ड बुक जो आप यूज कर रहे हैं उसमें लिखा हुआ है रीजन। ठीक है, गलत रीजन है ये बिल्कुल। अब जो भी नाम आप जानते हो, मैं तो लूंगा नहीं। मैं नहीं मिला भाई, मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूं, वो बड़े आदमी है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, एक दूसरी सिचुएशन है। तो यहां पर देश में महंगाई बढ़ती चली जाएगी, है ना। फिर ये एग्रीगेट डिमांड, एक सेकंड रुक जाओ भाई साहब। ये एग्रीगेट सप्लाई डॉटेड क्यों है? क्योंकि इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकता। तो दिस वन इज प्रोडक्शन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। एम्प्लॉयमेंट लेवल। अब एक्चुअल डिमांड जो है वो इस जगह पर लाई करती है। एक्चुअल डिमांड इस जगह लाई करती है। तो अब प्रोडक्शन कम कर देना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला था, क्लासिकल थ्योरी में प्रोडक्शन के साथ छेड़खानी नहीं होगी। एग्रीगेट सप्लाई ना बढ़ाई जाएगी ना घटाई जाएगी। सप्लाई के हिसाब से किसे अपने आप को एडजस्ट करना पड़ेगा? डिमांड को। ठीक है, तो फिलहाल
डिमांड कम गुड्स की है और प्रोडक्शन ज्यादा गुड्स का है, तो बेटा इस सिचुएशन को, इस गैप को हम कह देते हैं एक्सेस सप्लाई। अब इसका मतलब लोग पैसा कम खर्च करना चाहते हैं, है ना, तो यानी कि नया एग्रीगेट डिमांड कर्व कहां से भाई पास करता है, इस पॉइंट से इक्विलिब्रियम पे, है ना, तो इसका मतलब लोग कम पैसा खर्च कर रहे हैं, तो क्या आएगा, ये डिफ्लेशन, और इस गैप को कह देते हैं डिफ्लेशनरी गैप, मंदी, डिफ्लेशन, डिफ्लेशनरी गैप। तो यहां चीजों की कीमतें गिरने लगेंगी, यहां चीजों की कीमतें बढ़ने लगेंगी, ये इन्फ्लेशन, ये डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, एक्सेस डिमांड डेफिसिट डिमांड, इन्फ्लेशनरी गैप डिफ्लेशनरी गैप। पता नहीं क्वेश्चन क्या चीज के हिसाब से आ जाए। अब हम ऐसा भी तो कर सकते हैं, बचे हुए गुड्स को हम एक्सपोर्ट कर दें, फिर वही बात, इकोनॉमी क्या है, तो हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही नहीं सकते, तो हमें अपने देश के अंदर ही इस डिमांड को किसके बराबर लाने की कोशिश करनी है, सप्लाई के, सप्लाई की। यहां डिमांड बढ़ानी है घटानी है, घटा के, क्योंकि सप्लाई तो चेंज होगी नहीं बेटा, प्रोडक्शन चेंज नहीं होगा, यहां पर डिमांड बढ़ानी है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट। अब एक लास्ट क्वेश्चन है आज का, और अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा। हाँ भाई, पहले मेरा एक क्वेश्चन सुन ले, अगर आप प्रधानमंत्री हो, ठीक है भाई, जीनियस प्रधानमंत्री भी अवेटेड है, राहुल गांधी जी, आप इसमें से कौन सी सिचुएशन देश में लाना चाहेंगे? ऊपर महंगाई बढ़ रही है, नीचे महंगाई घट रही है, महंगाई बढ़ाना चाहेंगे आप देश की? हाँ जी, नीचे वाली, इसलिए राहुल गांधी जी और आप दोनों प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है। अब सुनो, नीचे वाली इकोनॉमी इज ए मॉडल ऑफ मिस्टर श्री केजरीवाल जी, ठीक है, सारी स्टेट जहां वो जाते हैं कर्जे में आ जाती है ना, ये बेटा किसी भी देश के लिए सबसे घटिया और वाहियात सिचुएशन है। आप सुनो क्यों, किसी भी देश की ग्रोथ कब होती है, जब प्रोडक्शन बढ़ता है, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है। यहां पर अगर मैं प्रोडक्शन बढ़ाता हूं तो मेरे पास ऑलरेडी रेडीमेड डिमांड अवेलेबल है, तो मेरे पास यहां ग्रोथ के एस्पेक्ट है नहीं है, और यहां मेरे पास ग्रोथ के एस्पेक्ट क्या है, मैं तो आगे जा ही नहीं सकता, मैं पीछे जा रहा हूं। यहां देश में प्रोडक्शन बढ़ने की पूरी उम्मीद है, चांस है, अगर हम रिसोर्स इकट्ठा कर रहे हैं, बढ़ा ले तो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। यह रिसोर्स बढ़ाने के बावजूद प्रोडक्शन बढ़ा नहीं सकते, उल्टा प्रोडक्शन क्या करना पड़ सकता है फ्यूचर में, कम। तो देश में जब प्रोडक्शन बढ़ता है तब देश की ग्रोथ का हो गए, या जब देश में प्रोडक्शन गिराना पड़ जाए वो देश की ग्रोथ है। इसे कहते हैं तेजी का दौर है, इसे कहते हैं मंदी। महंगाई हर देश में बढ़ती है, दुनिया का कोई देश नहीं है जहां महंगाई नहीं बढ़ती, और कोई सरकार महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश केवल उतनी करती है जितनी महंगाई अननेसेसरी रीजन से बढ़ी है, ठीक है, और उतनी ही कंट्रोल कर सकती है, क्लियर है। अननेसेसरी रीजन से जो महंगाई बढ़ी है और जो नेचुरल कॉजेस से महंगाई बढ़ी है उसे कोई गवर्नमेंट कंट्रोल कर ही नहीं सकती बेटा, और कोई सरकार ये काम करना नहीं चाहेगी। क्यों? ये सिंबल है कि हमारा देश कहां जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है, पीछे जा रहा है। जिस देश में 100 गुड्स की प्रोडक्शन कैपेसिटी है, केवल 60 गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, वो आगे जाके ग्रोथ करेगा तो क्या करे ग्रोथ, जब डिमांड ही नहीं है तो किसके लिए नए गुड्स बनाए। और हम नेशनल इनकम में पढ़ चुके हैं, गुड्स बनाना ही नेशनल इनकम होता है, पढ़ चुके हैं ना। जीडीपी का मतलब क्या होता है, न्यू एडिशन ऑफ गुड्स, तो यहां तो न्यू एडिशन ऑफ गुड्स का स्कोप ही खत्म हो जाता है। तो इन दोनों में से ज्यादा बुरी सिचुएशन कौन सी है पता है, ये वाली, ये सिचुएशन ज्यादा बुरी है, और ये सिचुएशन भी थोड़ा बुरी है गरीबों के लिए। पर इन दोनों में से अगर मुझे एक जगह फंसना ही है, कूदना ही है, तो इस सिचुएशन में कूदना पसंद करूंगा बजाय यहां के। तो अब हालांकि दोनों बुरी हैं, पर ज्यादा बुरी कौन सी है, तो सरकार इनमें से कौन सी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, दोनों, क्योंकि दोनों बुरी हैं। यहां गवर्नमेंट का मेन उद्देश्य क्या होगा, डिमांड को कम करना, क्योंकि प्रोडक्शन तो तभी तो क्लासिकल थ्योरी आउटडेटेड थ्योरी कहलाती है, पुरानी, है ना। और यहां गवर्नमेंट का उद्देश्य क्या होगा, डिमांड को बढ़ाना। ज्यादा पैसे आएंगे तो सब्सिडी भी लग जाएगी। भाई 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं हम, तो सब्सिडी और उसकी बात ना करें। ये किताबों ने ही तो हमारा दिमाग खराब करा है। लिख देंगे कोर्स में 2 सेक्टर इकोनॉमी है, उसमें साले नेट इनडायरेक्ट टैक्स भी ले आएंगे,
उसके अंदर जो है सब्सिडी ले आएंगे, उसमें एक्सपोर्ट ले आएंगे। अबे 2 सेक्टर इकोनॉमी में कहां एक्सपोर्ट आ गई, कहां इंपोर्ट? ये 4 सेक्टर इकोनॉमी में होगा। जब बात आ जाए गवर्नमेंट के टैक्सेस की, वो 3 सेक्टर इकोनॉमी में होगा। तो कहने का क्या मतलब है कोर्स में 2 सेक्टर, सब कुछ उसके अंदर घेर दिया जाता है। पता ही नहीं वो 2 सेक्टर पढ़ रहे हैं, 4 सेक्टर पढ़ रहे हैं। तो उसके रीजन की बात अभी ना करें। अब गवर्नमेंट का तीसरे सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट आएगा इन्हें कंट्रोल करने के लिए, वो इन्वॉल्वमेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। ठीक है, क्लियर है? 6 नंबर में वो टॉपिक मस्ट हो जाएगा फिर, गारंटेड। लिख लो इसे, बना लो, क्योंकि अभी मैं पढ़ाऊंगा तो कम से कम मुझे 40 मिनट चाहिए उसमें समझाने के लिए। तो अगली क्लास इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की समझने के लिए लास्ट क्लास है। किस बात की भाई, किस बात की? मैंने तुम्हें बंदी बना रखा है जो आजाद करूं? कर दो बंद। मैंने तुम्हें बंदी बना रखा है।